स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो भाग तीसरा आता है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो 6वीं श्रेणी का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। 33, 34 और 35 वाला जो अनुच्छेद है उसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है। सरल भाषा में हम समझने वाले हैं। वीडियो देखते ही देखते आप लोगों को ये आराम से याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 100+ MCQs करवाऊंगी ताकि आप लोगों को आराम से ये याद भी हो जाए। और वहाँ पर भी मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से रेड कलर में लिखा होगा ना सब्सक्राइब, उस पर प्रेस कर लें। और जो बेल है उस पर भी ऑल प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए चार्ट हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। जैसे कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकार वो अधिकार जिसे कोई नहीं छीन सकता हमसे, है ना। तो ये बटे हुए हैं 6 श्रेणियों में। ये 14 से लेकर 32 तक है ना। पहला वाला जो है समता या समानता का अधिकार, जिसे हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ना, ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक चलता है, 12 से लेकर 35 तक है। अब जो 12 और जो 13 वाला है ना बच्चों, ये राज्यों से रिलेटेड है। और जो 33, 34 और जो 35 है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये नागरिकों के लिए नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकार वैसे देखा जाए तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में दे के रखा है, लेकिन जो श्रेणियां बांटी हुई है ना, इसका जो वर्गीकरण करके रखा है, ये 14 से लेकर 32 में करके रखा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर। तो देखिए, जो समता या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 आ रहा है। इसे हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है मैंने हर टॉपिक के लिए, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इनको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका नाम है भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको लाइन वाइज से सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने सब कुछ समझाया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो आता है अनुच्छेद 32 में। अब आप देखिए, यहाँ पर 30 है और यहाँ पे जो 31 वाला अनुच्छेद है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताया है, वापस मैं रिपीट करूँगी। अनुच्छेद 19 का जो क है और जो 31 वाला है ना बच्चों, ये संपत्ति का अधिकार था। वो मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में उसको लेकर चले गए, है ना। क्यों लेकर गए, रीज़न मैंने बताया था। कल को सरकार को अगर रेलवे ट्रैक बिछाना है तो उसके बीच में जो ज़मीनें आएंगी वो तो किसी न किसी इंसान की ज़मीनें हैं, है ना। किसी का घर है, किसी की खेत खलियान है, दादा परदादाओं का, तो उसको सरकार कैसे हथियाएगी। अगर ये मौलिक अधिकार में होगा तो मौलिक अधिकार को तो सरकार नहीं छीन सकती। तो इसलिए क्या किया, इसलिए मौलिक अधिकार से इसको हटा करके कहाँ लेकर चले गए, कानूनी अधिकार में, ताकि इसको कानून के तहत उनसे छीना जा सके। छीना तो नहीं, मतलब लिया जा सके और उनको कुछ मुआवजा दे दे या फिर उसकी जगह कहीं और ज़मीन दे दे, ठीक है, इस तरह से सरकार कर सके। इसलिए यहाँ मौलिक से हटाकर संपत्ति के अधिकार को वो कहाँ लेकर चले गए, संपत्ति अधिकार कानूनी अधिकार में चला गया। अब देखिए, इसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं बच्चों। वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करती हूँ ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, ताकि जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो ना बुक से, तो आपको ये चीज़ें आसान से समझ में आए और आराम से आप उसको याद कर लो। मैं सारी बुक की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, समझने में, जब आप खुद से पढ़ना चाहो तो। देखिए, सबसे पहला है, समझेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इंग्लिश में से कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये 6th श्रेणी का अधिकार है। वर्गीकरण करके रखा है ना, जो चार्ट बना हुआ है उसमें 6 वाला है, ठीक है, 6 नंबर पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बात होती है। ध्यान रहे, इसी को मौलिक ढांचा भी कहा जाता है, ठीक है, संविधान का मौलिक ढांचा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान, इंपॉर्टेंट नोट है, समझेगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है। इसे संविधान का हृदय भी कहा गया है और इसे आत्मा भी कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को मौलिक ढांचा भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान का मौलिक ढांचा भी है, ये हृदय भी है और आत्मा भी है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसे हृदय या आत्मा की संज्ञा किस महान ने दी है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, अनुच्छेद 32, इसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है।
संविधान के भाग तीसरे में जो मौलिक अधिकार की सार्थकता तभी होगी जब उन्हें लागू किया जा सके और उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्राप्त किया जा सके। इस लाइन को समझिएगा। जैसे भारत का जो संविधान है उसका भाग तीसरा जो है वो है मौलिक अधिकार। अब जो मौलिक अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं उसको बनाए रखने के लिए, है ना, गारंटी कौन लेता है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, आपको अधिकार तो दे दिए गए हैं कि आप स्वतंत्र हैं, है ना, आप स्वतंत्र हैं, आप विधि के समक्ष समानता है आपके लिए, लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समानता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। मतलब ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, ये जो आपको जितने भी अधिकार दे रखे हैं मौलिक अधिकार में, इसकी गारंटी कौन लेता है? मतलब कि कल को अगर कोई उल्लंघन कर दे, कोई राज्य सरकार उल्लंघन कर दे या फिर कोई व्यक्ति उल्लंघन कर दे, तो इसके लिए आप किसके पास जाओगे? अब हाई कोर्ट जाओगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में। समझ गए आप लोग? देखिए, अब दूसरी बात क्या कहता है ये कि हमारा संविधान न केवल कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि वरन मतलब होता है बल्कि सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना के लिए किए गए कार्यों के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे भारत का जो संविधान है ना, ये मूल अधिकार तो हमें देता ही है, साथ में इसकी गारंटी भी लेता है। गारंटी भी लेता है कि कल को अगर आपके इन अधिकारों का उल्लंघन करता है कोई या फिर अवहेलना करता है कोई नागरिक के द्वारा या फिर हमारे भारत की सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसका उपचार भी है भैया, उपचार है उसका। ठीक है, रेमेडी है इसकी। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर जो हाई कोर्ट है आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपकी जो बातें हैं वहाँ रख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहाँ पर सुनवाई होगी। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 32 के तहत होगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड बात क्या कहता है? नागरिक अपने अधिकारों के विरुद्ध सरकार के किसी भी कृत्य को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। ठीक है, जो न्यायालय होते हैं ना, हाई कोर्ट हो गया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है उच्चतम न्यायालय है, सबसे ऊंचा यही है यहाँ पर। और जो हाई कोर्ट है जो आपके राज्य में है, वहाँ पर आप इस चीज़ को चुनौती दे सकते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, मतलब जो आपके जो अधिकार हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़े थे, है ना, अनुच्छेद 14 में आपने पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता, ये जो भी मौलिक अधिकार है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपके साथ वही बिहेव किया जाए जो नॉर्मल लोगों के साथ वहाँ पर किया जा रहा है। अगर इनकी अवहेलना होती है, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है, तो इसके विरुद्ध आप चुनौती देने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है अनुच्छेद 22। ठीक है, सॉरी 32, है ना, सिंपल है, समझ गए आप। देखिए लास्ट लाइन इसकी समझिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, बच्चों उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर अनुच्छेद 226 क्या कहता है? इसके तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट, जो आपके राज्य में है। ठीक है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अभिलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो ये मूल अधिकार है, आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता को लेकर। ठीक है, और जो भी स्वतंत्रता मैंने आपको बताई थी 19 में जो थी, निवास करने की, संचरण, घूमने फिरने की, है ना, ग्रुप बनाने की, सम्मेलन करने की, या फिर एग्ज़ाम देने की, या फिर आपके धर्म को लेकर, आपके मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई भेदभाव करता है तो इन अधिकारों को लेकर, इन सब के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट। और 226 है ना, 226 अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको पता है उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, काफ़ी दूर है। ठीक है, दिल्ली तो काफ़ी दूर हो गई, और कोई साउथ इंडियन साइड रह रहा है ना, वो तो काफ़ी दूर है। दिल्ली कैसे जाएगा? वहाँ नहीं जाकर वो कहाँ चला जाएगा? 226 अनुच्छेद के तहत वो कहाँ चला जाएगा? हाई कोर्ट चला जाएगा, जो उसी के राज्य में है ना, वहाँ पास पड़ेगा उसको, तो वहाँ चला जाएगा। वहाँ पर क्या होता है? ये अभिलेख जारी कर सकते हैं, मतलब जिसने आपके मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई अधिकारी है, उसने आपके मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया है, उन्होंने अवहेलना की है आपके मौलिक अधिकार की, तो आप क्या करोगे?
उच्चतम न्यायालय ना जाकर आप हाई कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि पास आपके घर से हाई कोर्ट पड़ रहा है, आप दिल्ली नहीं जा सकते, हाई कोर्ट चले गए, वहाँ पर आप जाके शिकायत करते हैं कि इस अधिकारी ने मेरे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसकी अवहेलना की है, तो सुनवाई होगी वहाँ पर, और उस सुनवाई के लिए ये 5 तरह के अभिलेख जारी करते हैं, ठीक है। 5 तरह के अभिलेख मतलब कि नोटिस जारी होगा। अब जिसने आपके लिए जो गलत किया है, आपके अधिकारों को लेकर जिसने आपके साथ गलत किया है, उनके लिए ये 5 तरह के अभिलेख जारी कर सकते हैं, ठीक है, समझिए, पावर है इनके पास कि 5 तरह के अभिलेख जारी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, अब इसको समझिएगा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश, है ना, समादेश इसको रिट कहते हैं, निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। किसके पास है पावर? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय वही उच्चतम न्यायालय को ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उनके पास पावर है कि वो 5 तरह के समादेश निकाल सकती है उसके खिलाफ जिसने आपके मौलिक अधिकारों को छेड़ा है, ठीक है, आपको परेशान करने की कोशिश की है, आपके मौलिक अधिकारों की अवहेलना की है या फिर उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के समादेश, जिसे रिट्स कहते हैं, उसको निकाल सकती है, ठीक है। मतलब नोटिस थमा सकती है सामने वालों को, एक तरह से हम कह सकते हैं नोटिस, अभिलेख, है ना, उसको दे सकती है। अब जो 5 तरह के जो रिट है, इनको हम रीड करेंगे। ध्यान रहे, जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश में लिखी हुई दिख रही है, ये है लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, लैटिन में लिखा हुआ है, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा साउंड आपको ऑफ करेगा। तो देखिएगा, जो पहला वाला है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। जो दूसरा है वो है परमादेश, ये है मैंडामस। जो थर्ड है वो है प्रतिषेध लेख, ये है प्रोहिबिशन। फोर्थ है उत्प्रेषण, ये है सेटियोरेरी। जो फिफ्थ वाला है वो है अधिकार प्रसार लेख, ये है क्वा वारंटो, है ना। ये लैंग्वेज आप देख रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। इंग्लिश में होता है तो हम आराम से पढ़ लेते हैं, जैसे प्रोहिबिशन थोड़ा सा इंग्लिश में है तो उसे आराम से पढ़ पा रहे हैं, बाकी ये है लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी आप हिंदी में समझिएगा, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस लैंग्वेज को भी वो यूज़ कर सकते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। हम इसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं डिटेल में। ध्यान से समझेगा कि किस तरह के 5 आदेश होते हैं, ये जो रिट है 5 तरह के, इनमें क्या कहते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, हमने इसे लैटिन लैंग्वेज में क्या पढ़ा था, हैबियस कॉर्पस, है ना। यह कहता है कि यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति को निरोध में रखता है। इसमें गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करे जिसको उसने गिरफ्तार किया है ना। इसमें यात्रा की अवधि सम्मिलित नहीं होती। इस लेख को व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है, ठीक है, आधार माना गया है। अब देखिए, इसका मीनिंग मैं आप लोगों को समझा देती हूँ आराम से। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, है ना, ये ऐसा कह रहा है कि जैसे कोई पुलिस है, ठीक है, कोई कांस्टेबल है, पुलिस है, जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया है किसी इंसान को, ठीक है। अब उस इंसान को उन्होंने गिरफ्तार करके तो रखा है, तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर उनको ये जो दंडाधिकारी है ना, उसके समक्ष पेश करना होगा, ठीक है। हाई कोर्ट ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट ले जाओ, है ना, कोर्ट वगैरह में उनको लेकर जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के ज़्यादा अंदर उसको कस्टडी में नहीं रख सकते, ठीक है। ये ऐसा कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अगर वो ऐसा करता है तो इसके लिए उनके लिए ये रिट जारी करना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी ऐसा किया है ना, किसी कांस्टेबल ने किसी को बंदी बना के रख लिया है, 24 घंटे हो चुके हैं और वो अभी तक किसी दंडाधिकारी के समक्ष उसको पेश नहीं किया है ना, बस उस समय को इंक्लूड नहीं करेंगे, आने जाने के समय, है ना, जैसे बहुत दूर से पकड़ के लेकर आए हैं तो उस टाइम को घटा करके बाकी समय ज़्यादा देर उनको अपनी कस्टडी में वो नहीं रख सकते, ठीक है। उनको कहाँ भेजना होगा, उनको हाई कोर्ट भेजना पड़ेगा या फिर कोर्ट के समक्ष उनको पेश करना ही होगा उस अपराधी को, चाहे उसने अपराध किया है नहीं किया है, जो भी है उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को बंदी किया गया है और कोई किसी तरह से इसके लिए याचिका लगा रहा है, ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर है वो कह रहा है कि नहीं उसको गलत तरीके से पकड़ लिया गया है, और वो जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के बारे में कहे कि देखिए हमारे किसी फैमिली मेम्बर को बंदी बनाया गया है, वो 24 घंटे से ज़्यादा है पुलिस कस्टडी के अंदर और अभी तक उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया है, तो ये एक तरह से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकती है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ठीक है, रिट जारी करेगी उसके खिलाफ जिसने बंदी बना के उसको रखा है, ठीक है।
और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी उनके लिए। क्यों चलेगी? क्योंकि इसको पहले ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना गया है ना, कि 24 घंटे के अंदर ही उसको या तो दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होता है, या फिर अगर कोई जुर्म नहीं है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 22 में ऐसा लिखा हुआ है ना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दे के रखा है। इसलिए इस चीज़ के विरुद्ध उच्च न्यायालय में ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर रिट जारी हो सकते हैं उसके खिलाफ, है ना, जिस भी कांस्टेबल या फिर जिस भी अधिकारी ने किसी को गिरफ्तार कर रखा हो तो। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए, आसान था। अब देखिए जो दूसरा है वो है परमादेश, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमादेश को कहते हैं मैंडामस। ठीक है, मैंडामस। देखिए जब कोई प्राधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन न करे तो यह रिट जारी किया जाता है। न्यायालय रिट जारी करके लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य पालन के लिए विवश करता है ना। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो उनका काम है अगर वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। क्यों? देखिए क्यों जारी कर सकता है? अब जो गवर्नमेंट जिसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है वो पब्लिक के लिए तो लगे हुए हैं ना, जनता की मदद के लिए, जनता के कार्य के लिए तो उनको लगाया जाता है। गवर्नमेंट में सिलेक्शन क्यों होता है? इसीलिए तो होता है ताकि आप जनता की सेवा कर सको, क्योंकि वो इनके मूल अधिकार में है, मूल अधिकार का उनका हनन होता है। अगर आप इस तरह से उनकी सेवा सही तरीके से नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी शिकायत जाती है कि आपका काम सही नहीं चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी उसके खिलाफ, उस प्राधिकारी के खिलाफ जो सही से काम नहीं कर रहा है अपना, है ना। कोई गवर्नमेंट वाला है, सरकारी नौकरी पर अच्छी पोस्ट पर है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट चली गई तो क्या होगा? उसके लिए न्यायालय रिट जारी करेगा और उसके खिलाफ फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। ठीक है, ये होता है परमादेश ना। परम आदेश मतलब बहुत बड़ा आदेश आएगा उसके लिए कि भैया अपना काम सही से करो। क्यों सही से नहीं कर रहे हो? आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो, आप हो ही पब्लिक के काम के लिए, है ना, पब्लिक की मदद के लिए तो होते हैं गवर्नमेंट वाले, और वो अपना काम सही से नहीं करेंगे तो वो उनके मौलिक अधिकारों का ही तो हनन हो रहा है ना। आप किसी कार्य के लिए गए, आप, है ना, कहीं पर भी आप किसी कलेक्टर के पास गए अपने काम को लेकर और उन्होंने नहीं किया तो फिर आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है? प्रतिषेध। यह रिट प्रतिषेध, इसको हमने क्या पढ़ा था? ये था प्रोहिबिशन, है ना, लैटिन लैंग्वेज में था प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब देखिए यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को जारी किया जाता है। इस रिट द्वारा अवसर न्यायालय को अपनी अधिकारिकता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कि देखिए 3 तरह के कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से छोटा हाई कोर्ट से जो छोटा है ना, हाई कोर्ट से छोटा है जो आता है निचली अदालत में। ठीक है, निचली अदालत में आता है, वो उनसे भी और छोटे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट है ये जो सर्वोच्च न्यायालय, ये है दिल्ली में। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? आपके हर राज्य में है। ठीक है, कुछ का एक साथ बना हुआ है और बाकी इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, करीबन 25 के आसपास हाई कोर्ट है अभी, और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। 4 बनाने की अभी कोशिश चल रही है क्योंकि दिल्ली काफ़ी दूर हो जाता है, तो बात चल रही है अभी इसके ऊपर के 4 बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिषेध में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश दे सकती है हाई कोर्ट को कि आप आपका कार्य करें लेकिन आपकी सीमा में रहकर। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ पर होती है? अपने अपने राज्यों में होती है। तो इनके पास जो भी राज्य आ रहे हैं ना, जैसे देखिए 25 अगर हाई कोर्ट है अपने भारत में, तो इसमें वैसे आप जानते हैं राज्य भी हैं और केंद्र सरकारी भी हैं, तो इनके अंडर में तो और भी आ रहे हैं ना। सिर्फ 25 में क्या होगा, हमारे देश में तो अभी करीबन 28 राज्य हैं और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनको तो मर्ज करके बनाया गया ना हाई कोर्ट को, है ना। 25 है सिर्फ, तो ये मर्ज है, कुछ ना कुछ राज्य, एक के पास दो राज्य हैं इनके अंडर में। तो प्रतिषेध में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है हाई कोर्ट को कि आप आपका काम आपके एरिया में रहकर करें, आप दूसरे राज्य का काम अपने इसमें ना संभालें। ठीक है, दूसरे राज्य के जो भी अपराध हैं वो उस राज्य के अंडर में जो भी
आ रहा है हाई कोर्ट वो देख लेगा, ठीक है। आप दूसरे राज्य के जो भी कार्य हैं उसको आप ना देखें, ऐसा कहता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है हाई कोर्ट को, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, इससे भी छोटी जो निचली अदालत है उनको दे सकता है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे की जो नीचे वाली जो अदालत है, जो उनसे नीचे लेवल की जो अदालतें हैं उनको ये ऑर्डर देंगे, ठीक है, कि आप आपका का जो काम है वो आपकी सीमा में रह कर करें, आपके अंडर में जो भी क्षेत्रफल आ रहा है सिर्फ उसको आप देखें, आप दूसरे के राज्य में दखलंदाजी ना दें, ठीक है, ऐसा कहता है ये। अब देखिए फोर्थ वाला क्या कहते हैं, उत्प्रेषण, है ना। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी उसे कहते हैं सर्टियोरेरी, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्टियोरेरी। देखिए उत्प्रेषण रिट भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालयों को जारी किया जाता है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय के किसी निर्णय को इस आधार पर रद्द कर देती है कि निर्णय ऐसे मामले पर दिया गया है जो निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस प्रकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिटों के अधिकार एक से ही हैं, लेकिन प्रतिषेध रिट प्रारंभिक चरणों में जारी की जाती है और उत्प्रेषण उत्तरवर्ती चरणों में की जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको एक जैसा पढ़ने में लग रहा होगा, ये जो प्रतिषेध है और जो उत्प्रेषण है दोनों में ऐसे ही करते हैं ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है अपने से नीचे वाले को, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑर्डर देता है अपने से नीचे वाले जो निचली अदालत होती है उनको, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाला है ये क्या कहता है, जैसे निचली अदालत है, इसको निचली अदालत में ऐसे लिखते थे, यानी निचली अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट को क्या कहेगी कि आप आपके एरिया में जो काम आ रहा है सिर्फ आप उसको देखें, बाहर का ना देखें। और हाई कोर्ट क्या कहेगी, हाई कोर्ट ये जो निचली अदालत है उसको भी यही कहेगी कि जो आपका एरिया में जो काम आ रहा है आप उसको देखें, आप बाहर को ना देखें, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर दे सकते हैं। अब जो फोर्थ वाला है इसमें क्या है, बात यही तो है, ऑर्डर की बात है, ये ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह के ऑर्डर देंगे, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि कुछ लोग पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में बात नहीं बनी तो कहाँ जाते हैं, फिर आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर आता है हाई कोर्ट में कि जो भी प्रक्रिया चल रही है अभी उस अपराधी के खिलाफ अभी उसको आप रोक के रखें जब तक कि हम अपना फैसला ना सुना दें, ठीक है। आप समझ रहे हैं स्टे ऑर्डर किसे कहते हैं, आपने सुना होगा। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई अपराधी है, उसने अपराध किया, उसकी सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन उस अपराधी को ऐसा लग रहा है कि शायद हाई कोर्ट से उसको न्याय ना मिले, तो वो अपनी याचिका कहाँ दायर करवा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक स्टे ऑर्डर देगी हाई कोर्ट में कि अभी आप जो इसके मामले पे सुनवाई कर रहे हैं अभी आप उसको रोक के रखें जब तक कि हम अपना निर्णय ना सुनाएं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ऑर्डर देकर हाई कोर्ट वाले को थोड़ी देर के लिए रोक के रखेगी कि अभी आपका जो ऑर्डर है उसको ना सुनवाए, अभी हमारी सुनवाई करने दो, उसके बाद ही आप सुनाएं, ठीक है। इस तरह से स्टे दे सकती है और ये वापस से विचार करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वापस से एक और बार विचार होता है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप समझ गए, मतलब कि ये जो ऊपर वाली जो कोर्ट है ना, ये निचली वाली जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसको ये ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। और पहले देखिए ये जो निचली अदालत है ना, ये निचली अदालत है, पहले तो ऑर्डर यहाँ पर जाएगा निचली अदालत में, फिर निचली अदालत से होता हुआ कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनी तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए आप, ये होता है उत्प्रेषण, ठीक है। ये क्या होता है, उत्प्रेषण, ठीक है, जिसे कहते हैं सर्टियोरेरी, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी है क्योंकि ये किस में लिखा हुआ है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या कहता है बच्चों, अधिकार प्रक्षालेख, ठीक है, अधिकार प्रक्षालेख ये होता है जब कोई व्यक्ति है ना, इंग्लिश में देखिए इसे कहते हैं क्वा वारंटो, क्वा वारंटो। देखिए ये अच्छा है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, कोई टीचर है, ठीक है, पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट टीचर ही है, वो अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हो कि अचानक से कोई पुलिस कांस्टेबल आ जाता है या फिर पुलिस का अधिकारी आ जाता है और वो बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को डांटने भी लग जाते हैं। तो दोनों तो है गवर्नमेंट वाले, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट पुलिस वाले भी हैं, लेकिन क्या पुलिस को अधिकार है कि गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ाए? नहीं, उनके पास अधिकार ही नहीं है वो,
ठीक है। तो अगर वो ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर इसकी जाकर सूचना हो जाती है कहीं पे, है ना, इसके इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, तो उनको इसके लिए अब क्या करना होगा, एक संतोषजनक उत्तर देना होगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों जाकर वो स्कूल में पढ़ाने लग गए और स्कूल में पढ़ाया भी सही और साथ में मारपीट भी करने लगे बच्चों के साथ, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो उनको संतोषजनक उत्तर देना होगा, क्योंकि वो इस कार्य के लिए बने ही नहीं है। जो उनका कार्य है वही कार्य करें ना। आपको जो कार्य दिया गया है, जो आपके पास अधिकार है, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जिसके लिए क्वालिफाई हुए हो, आप पुलिस के लिए बने हो तो आप पुलिस का कार्य करें। टीचर बनाए हुए जो टीचर का कार्य कर रहा है, जो टीटी बना हुआ है टीटी का कार्य कर रहा है, ठीक है। आप कलेक्टर बने, आप कलेक्टर का कार्य करें, आप दूसरा कार्य ना करें, और कर भी रहे हो तो एक संतोषजनक उत्तर दें उसका, ठीक है। वैसे तो कोई अधिकार होता ही नहीं है, तो वो होता है अधिकार प्रक्षालेख, ठीक है। अधिकार प्रक्षालेख ये होता है क्वा वारंटिव, मतलब आपको अधिकार नहीं है कि आप जिस कार्य के लिए आप बने हो, जिस पद के आपको अधिकार मिला है, उस पद को छोड़कर आप कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। ये कहता है, ठीक है, कौन कहता है, अधिकार प्रक्षालेख। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक नीट जारी कर देगा उनके खिलाफ जो इस तरह का कार्य कर रहा है, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, ठीक है। आप समझ गए, आसान था समझना। अब देखिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद जो 32 था ना बच्चों, वही था मेन किसके लिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। 33, 34 और जो 35 है, ये आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए जो आपने चार्ट देखा होगा ना, मैंने बताया मौलिक अधिकार का, वो मौलिक अधिकार के मेन टॉपिक में तो नहीं आता है, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, अभी पावर ऑफ पार्लियामेंट में आ रहा है, किसी नागरिक के लिए नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार तो नागरिक को दिया गया है, अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड बातें करके रखी है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। और देखिए, अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने के में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। देखिए, इसको समझेगा, आसान है समझना। यहाँ पर बल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऐसे जो सशस्त्र सेना में हो, ठीक है, सेना वाले हों, या फिर जो ब्यूरो वाले हो ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले होते हैं, या फिर कोई बल वाले होते हैं जो सैनिक से आ रहे हैं, ठीक है, जो सैनिक से रिलेटेड हैं, सशस्त्र बलों वाले, या फिर कोई ऐसे इंसान जो इन संगठनों का पार्टनर हो, ठीक है, ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों का, है ना, ऐसे लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है ना, वो काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है। जैसे कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो, या फिर आप सैनिक हो, ठीक है, आप सैनिक हो, आप चाहे पुलिस में हो या फिर आर्मी में हो, बीएसएफ में हो, आप इन चीज़ों में आप सैनिक हैं, तो क्या होगा, आपके जो कुछ मौलिक अधिकार है उनको कम कर दिया जाएगा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 33। क्या मतलब है कम करने का, क्यों करते हैं, ताकि जो उनके कर्तव्य है ना, उनका ये उचित पालन कर सकें और उसमें एक अनुशासन बना रहे, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार दे के रखा है, ठीक है, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके लिए तो है, लेकिन जो बल वाले होते हैं ना, ये जो सैनिक से रिलेटेड आते हैं, उनमें एक अनुशासन बना रहे और ये अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके, इसलिए जो ये मौलिक अधिकार जो हमने पढ़े थे इससे पहले, उनको काफ़ी हद तक इनके लिए कम करके रखा हुआ है, ठीक है, ख़त्म नहीं किया है, थोड़ा कम करके रखा हुआ है। अब देखिए, अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन है। मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर अब सेना का बल प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना, जहाँ पर कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, या फिर जहाँ सेना जो होती है वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पर पब्लिक भी होती है, तो उनके जो अधिकार होते हैं वो कुछ समय के लिए कम कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए उनके जो मौलिक अधिकार हैं ना, उनको कम कर दिया जाता है। छीना नहीं जाएगा, लेकिन कम कर दिया जाएगा। आप समझ रहे होंगे क्यों कम किया जा रहा है, ताकि वहाँ की कंडीशंस को संभाला जा सके। अब जब सेना लगी है आपके शहर में, तो किसी वजह से लगी होगी ना, तो अब किसी वजह से लगी है, तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं तो उनको कुछ हद तक कम करके अभी रखा जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। मतलब कि अब इस भाग में जो ये जो पार्ट 3 है ना, मौलिक अधिकार, ये जो भाग 3 है मौलिक अधिकार वाला, इसमें अब जितने भी ये अधिकार हैं जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक 12 से लेकर 34, इन सबको प्रभावी करने के लिए, है ना, मतलब कि इन सबको प्रभावी करने के लिए विधान है। क्या है, विधान है, मतलब कि संसद के पास क्या है, पावर है,
ठीक है, पावर है कि इन सबको कंट्रोल करके रखे, इन सबको प्रभावी बना के रखे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट के पास है इन सब की पावर, है ना। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो बल वगैरह होते हैं, जो बल में है या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस पद पर है, इनके जो अधिकार है उनको काफ़ी हद तक कम करके रखे। 34 वाला भी यही कहता है कि इनके संसद के पास ऐसा पावर है कि जहाँ जिस क्षेत्र में सेना लगी हुई है, अभी मार्शल लॉ लग गया है, सेना लगी हुई है, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, आम नागरिक हैं, उनके कुछ जो मौलिक अधिकार है ना, उनको काफ़ी हद तक कम करके रखे, ताकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसको संभाला जा सके, अभी नियंत्रण पा सके उसमें। और 35 क्या कहता है कि अभी तक इसके ऊपर जितने भी आपने अधिकार पढ़ रखे हैं, मौलिक अधिकार, है ना, जो भाग तीसरे में आ रहे हैं, उन सब के लिए विधान बनाया हुआ है, ठीक है। एक नियंत्रण है, एक नियोजन बना के रखा हुआ है संसद में, संसद के पास पावर है, इसलिए इसको कहते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट। समझिए आप, आसान था समझना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना अनुच्छेद हमारे भारत के। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो भी आपको समझाया ना डिटेल में, वहीं से ही किसी को भी घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड 100+ मैं MCQs करवाने वाली हूँ, ताकि वहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाए, और मैं वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को आराम से सब कुछ समझ में आ जाए। पता चल जाएगा ना एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाए तो किस तरह से उनको आराम से समझा जा सके, है ना। मैं अच्छी तरह से समझा के आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।